नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो डायबिटीज डायलॉग में, जहां हम बात करते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। मैं हूं आपकी होस्ट पावनी पान्या, और आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े हैं देश और दुनिया के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के वांगनू दिल्ली से। वर्तमान के समय में डॉक्टर एस के वांगनू एक सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज में कार्यरत है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो डॉक्टर, बिफोर मैं अपने सवाल आपके सामने रखूं, और जो हमारी ऑडियंस भी बहुत क्यूरियस होगी डायबिटीज के बारे में जानने के लिए, बट उससे पहले हम जानना चाहते हैं थोड़ा बहुत आपके बारे में। हमने सुना है आपके बारे में कि आपका 40+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उस पूरे एक्सपीरियंस की जर्नी कैसी रही है, और कोई ऐसा स्पेशल या यादगार केस जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें। ऐसा है कि जब मैंने एमबीबीएस में एंटर किया था वे बैक 1971, तब मुझे उसी समय ये पता चला कि जो हमारी माता जी हैं उनको डायबिटीज़ हो गई है। और मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आता, उस ज़माने में ना टेलीफोन हुआ करते थे, टेलीग्राम हुआ करते थे या पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, जिसमें मेरे पापा ने मुझे कहा कि मम्मी को शुगर हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई शुगर है, तो आपको एक बार आना पड़ेगा। तो उस समय से जब मैंने देखा अपनी मम्मी का हाल कि एकदम बिल्कुल वीक हो चुकी थी इतने हाई शुगर के कारण, एक मन के अंदर एक जुनून सा पैदा हुआ, अगर मुझे कुछ बनना ही है अपनी मेडिकल लाइन में डॉक्टर, तो मैं डायबिटीज़ के अंदर एक ऐसी खोज करना चाहूँगा जिससे कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को कुछ लाभ हो सके डायबिटीज़ का इलाज करने में। उस दिन से और आज तक मेरा ये पैशन है, नॉट ओनली डायबिटीज़ नहीं, क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटी है वो एंडोक्रिनोलॉजी है। इसमें डायबिटीज़ एक मेन सब्जेक्ट है, जिसके इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, शॉर्ट स्टेचर, लॉन्ग स्टेचर, बहुत सारी हार्मोन रिलेटेड इसमें स्पेशलिटीज़ आ जाती है। और आज तक 40 साल हो गए मुझे इस स्पेशलिटी में। मेरा पैशन बिल्कुल बरकरार है, मैं इससे बिल्कुल हटना नहीं चाहता हूँ। और ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी है कि मैं आज भी 12 से 14 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि ये जो जुनून है मेरे अंदर, ये मेरे को एक यंग, एक जवान बनाए हुए रखता है कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। That is absolutely amazing, doctor. Salute to your passion and dedication. आपकी वजह से इतनी सारी lives बचती हैं, and that is absolutely amazing. So, doctor, that is absolutely commendable. आपका dedication, आपका passion, आपकी बातों से भी दिखता है, और of course आपके experience से भी दिखता है। पर इसके साथ साथ मैं जानना चाहती हूँ, आपके इस 40 साल के experience में कोई ऐसा एक memorable case हो जो आप भूल ना पाए हो, वो हमारी audience जानना चाहेगी। ऐसी एक समय था जब मैं अपना राउंड ख़त्म कर चुका था, शाम के 7 साढ़े 7 बजे थे। मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन बजता है, उसमें मेरे बहुत ही परम दोस्त एक डॉक्टर थे। वो कहते हैं, डॉक्टर वांगनू, यह तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, उनका जो है 3 साल का बच्चा है, और उसको आज ही पता चला है कि उसकी शुगर जो है वो 500 प्लस में जा रही है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तो मैं तो रुक जाता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इतने छोटे बच्चे को इतनी शुगर जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है, उसको तुरंत इमरजेंसी आपको भेजना पड़ेगा। वो दिन और आज का दिन, वो दिन मुझे आज तक नहीं बोलता, क्योंकि जब वो बच्चा इमरजेंसी में लाया गया था, रो रो के उसका बुरा हाल था कि उसको हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हैं। माँ बाप का बुरा हाल था कि इस बच्चे को इतनी शुगर कैसे होगी, वाई अवर चाइल्ड, मेरे बच्चे को क्यों हुआ। तब मैंने उनको समझाया कि इसके जैसे पूरे देश भर में लाखों बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो कि 1 डेढ़ साल के बाद शुरू होती है। लेकिन जब भी पता चलता है तो पेरेंट्स को एक शॉक लगता है,
उस बच्चे को समझाया, उसको इमीडिएटली एडमिट करके 3-4 दिन में उसको इतना स्वस्थ बना दिया कि वो हंसी खुशी उसके पेरेंट्स और एक हंसी खुशी बच्चे को अपने साथ यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गए। ये करीब किस्सा है, करीब आज से 20 साल पहले का। आज वही बच्चा 25-26 साल का हो गया है और वो सीए बन चुका है, सीए की तैयारी कर ली है और अभी भी हमारे पास आता है दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब देखो कैसे मैंने अपना शुगर कंट्रोल में किया। आपकी वो बात मुझे आज तक नहीं भूलती है कि मैं ही एक ऐसा इंसान नहीं हूँ उस दुनिया में जिसको शुगर हुई है। मेरे जैसे लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको शुगर हो गया, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते इंसुलिन को लगाने में। मैं उन बच्चों को सोचता हूँ तो मैं उनमें से कितना अच्छा हूँ कि आज मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ जहाँ मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा कर मेरे ट्रीटमेंट का अफोर्ड करके मुझे इस मुकाम पर लाए हैं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ। वाओ डॉक्टर, रिस्पेक्ट डॉक्टर्स के लिए और बढ़ जाती है जब हम इस तरीके के केसेस सुनते हैं। ट्रूली लाइफ सेविंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चंस। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं डायबिटीज को लेकर जो हमारी ऑडियंस बेसब्री से जानना चाहती है। तो डायबिटीज डायबिटीज हम बात करते हैं, सबको शुगर हो गया, ये हो गया, पर डायबिटीज एक्चुअल में है क्या एग्जैक्टली और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे तो देखा जाए कि डायबिटीज ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है। काफ़ी सालों साल पुराने, सदियों पुराने भी डायबिटीज के बारे में पता होता था, जिसको लोग उस समय मधुमेह के नाम से जानते थे। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो है बॉडी के शुगर को रेगुलेट करता है, उसको एक लेवल में मेंटेन करने के लिए उसका जो प्रोडक्शन है दिन भर में होता रहता है। आप कुछ खाना खाएंगे, इंसुलिन ज़्यादा बनेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा। अगर किसी कारणवश ये जो इंसुलिन जो पेनक्रियास से बनता है या तो बनना बिल्कुल ही बंद हो जाए, क्योंकि अगर पेनक्रियास डैमेज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एक ऑटो इम्यून प्रोसेस, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियास, जिसमें कि इंसुलिन पूरा बनना बंद ही हो जाता है और फ्यूचर में नहीं बनेगा, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो ऐसे मरीजों को राइट फ्रॉम द डे 1 पहले दिन से ही इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन उनके लिए एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। अगर वो बंद कर देंगे तो उनका शुगर फिर हाई हो जाएगा और वो इनको इंसुलिन उम्र भर लेना है। दूसरी डायबिटीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो अक्सर हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था जब 30 प्लस के ऊपर डायबिटीज़ होती थी तो हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ है। हम कहते थे खान पीने से होती है, अगर किसी का शरीर का वजन बढ़ गया है, मोटापापन, उसके कारण जो इंसुलिन बनता है बॉडी में वो काम नहीं ठीक से करता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो शुगर बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन आजकल ये देखा गया कि पिछले 30-40 सालों में ऐसा परिवर्तन आया है कि यंग पेशेंट में भी, चाहे वो 12 साल के हो, 14 साल के हो, 16, उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिल रही है, तो उसको बोलते हैं टाइप 2। तीसरी किस्म की एक डायबिटीज़ जो होती है जिसको जो कि केवल गर्भवती महिलाओं को होती है, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ जो कि उसी समय पैदा हुई है जब जो हमारी महिला वो गर्भवती हो, तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। और एक डायबिटीज़ होती है जो कि किसी बीमारी के कारण हो जाए, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़। किसी को और कोई बीमारी हो गई, हार्मोन की बीमारी हो गई, जैसे कि थायराइड हो गया, एक बीमारी होती है कुशिंग्स, एक्रोमेगली, उसमें भी डायबिटीज डेवलप हो जाती है हार्मोन के एक्सेस या कम होने से। तो ये 3 मोटी-मोटी चीज़ें हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, सेकेंडरी डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़।
तो मैंने आपको बताया, एक में इंसुलिन बनता नहीं है, एक में इंसुलिन बनता है लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जिसके कारण शुगर बढ़ जाता है। थैंक यू डॉक्टर। तो हमें मालूम चला कि किन किन प्रकार की डायबिटीज होती है और किस वजह से होती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इन डायबिटीज को ठीक ना किया जाए तो किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस उठ सकते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करती है, जिसे हम कहेंगे सिर से लेकर पैर तक। अब मैं ये कहूँगा कि सिर से लेकर पैर तक मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर डायबिटीज़ का इफेक्ट ब्रेन में आ जाए, उसको बोलते हैं ब्रेन अटैक, यानी कि स्ट्रोक। आंखों में असर आ जाए, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, कि आंखों में रोशनी भी चली जा सकती है। दिल पे असर आ जाए, उसमें हार्ट अटैक होने का डर रहता है। लीवर में इफेक्ट हो जाए, उसको फैटी लिवर होने का या सिरोसिस होने का डर रहता है। किडनीज में इफेक्ट हो जाए, डायबिटिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर हो सकती है। ऐसी इसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मेल में या फीमेल में, तो उनसे जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है डायबिटीज़ को। नपुंसकता, इम्पोर्टेंस ऐसी चीज़ है, इनफर्टिलिटी ऐसी चीज़ है, लोगों के बच्चे नहीं पैदा होते शुगर की वजह से। पैर लोगों के कट जाते हैं क्योंकि उनको जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, उनकी सेंसेशन बेकार हो जाती है। उनको अगर कोई पत्थर या कोई कील चुभ जाए, वो ठीक से हील नहीं होती, तो उनको टांगे काटनी पड़ती है। कहते हैं ना कि मेजर कॉज ऑफ एम्पुटेशन, नॉन ट्रॉमेटिक, जिनको चोट नहीं लगी हो, एक्सीडेंट नहीं हुआ, नॉन ट्रॉमेटिक मेजर कॉज ऑफ लिम्ब एम्पुटेशन का वो डायबिटीज़ है। ऐसी मेन कॉज ऑफ द किडनी फेलियर डायबिटीज़ है। मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इन सब चीज़ों को मैंने बताया कि हेड से लेकर टो तक शरीर के हर एक अंगों को प्रभावित करती है। तो अगर आप इसका इलाज समय पर ना करें, ठीक से ना करें, तो नेचुरली आप समय के अनुसार जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ती जाएगी, आपके कॉम्प्लिकेशन भी आते रहेंगे। और ये कॉम्प्लिकेशन एक बार अगर प्रभावित करते हैं पेशेंट को, तो उसको हम वापस नहीं ला सकते हो। अगर आप उसका समाधान करना चाहते हैं, तो समय समय पर डॉक्टर आपको बता सकता है कि कौन सी जांच कराएं, चाहे वो ब्लड की हो, चाहे यूरिन की हो, जिससे आप उन सब कॉम्प्लिकेशन, हिंदी में बोलूँगा जटिलताओं का जो डायग्नोसिस है, कितनी अर्ली स्टेज में कर सकते हैं, और जिसके कारण आप प्रॉपर स्टेप्स या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर उससे बच सकते हैं। अगर जो आपने इसमें देरी कर दी, डॉक्टर की सलाह नहीं ली, समय पर दवाई नहीं खाई, समय समय पर अपनी जांच नहीं कराई, तो एक बार जब आपको ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, तो इसको हम वापस नॉर्मल नहीं ला सकते। बिल्कुल डॉक्टर, तो जिस तरीके से आपने कहा कि डायबिटीज इतने सारे रोगों के पीछे की बीमारी, इतने सारे रोग जो लेकर आती है, लेकिन दिक्कत यही होती है कि हम बहुत हल्के में ले लेते हैं डायबिटीज को। शुरू में डरते हैं लोग, लेकिन उसे हल्के में लेकर कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ इंस्टाग्राम पे भी आजकल बहुत सारा कंटेंट आने लग गया है, तो उसको लेकर वो इस्तेमाल करने लगते हैं और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का इंतजार नहीं करते। लेकिन जब तक वो उस डर में अपने घरेलू नुस्खे करते हैं, तब तक समय निकल जाता है, और जब समय निकल जाता है तो फिर हाथ में कुछ नहीं बचता। तो आप बताइए इस पे आपका बहुत अच्छा बोला आपने। मैं तो ये कहूँगा कि इतने साल हो गए मुझे डायबिटीज़ को ट्रीट करते करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो हमारी लोगों के माइंड में बसे हुए हैं, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं कह नहीं सकता, इतने सालों में इतनी एजुकेशन बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है, फिर भी कई दकियानूसी ख्यालात लोगों के माइंड में हैं, जो कि उनके लिए वो ठीक नहीं है, उनको कॉम्प्लिकेशन जल्दी हो जाती है। आपने ये बहुत ही सही फरमाया कि हमारे यहाँ नॉलेज जो मरीज लेता है, वो डॉक्टर से नहीं लेकर अपने पड़ोसी से ले लेगा। सुबह मॉर्निंग वॉक जाएगा, उसने कुछ बात बोल दी, वो उसको दिमाग में ज़्यादा घुस गई। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसमें देखेगा दुनिया भर के लोग बताते हैं कि डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर लो, बिना दवाई के जड़ से ख़त्म कर लो,
लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कई लोग कहते हैं जड़ी बूटियां ले लीजिए, वो ले लीजिए, उससे डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है। लेकिन आखिरकार मैं ये कहना चाहूँगा, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इंसुलिन या तो बनता है या तो नहीं बनता है। अगर आप अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब हुआ ये जड़ी बूटियाँ, कुछ आयुर्वेदिक ड्रग ले लिए, होम्योपैथिक ड्रग ले लिए, यहाँ तक कि तो गाँव में तो लोग जिसे कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, ये जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं हाँ। उनके पास जाकर शुगर ठीक ठीक कराते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, आदमी शुरू में कहता है चलो ठीक है हम इनकी बात मानेंगे, लेकिन कुछ ही महीने बाद, कुछ ही सालों बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वो आकर हमारे पास आते हैं, दुखड़ा रोते हैं कि डॉक्टर साहब अब बचा लो। तो मैं उनसे वही कहता हूँ, जब आप शुरू में आते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे दवाई मत लिखिए, मुझे बताइए कैसे व्यायाम करके, डाइट में कंट्रोल करके मैं शुगर से बच सकता हूँ। मैं दवाई नहीं खाना चाहता, मुझे दवाई मत लिखिए। और अल्टीमेटली जब डॉक्टर समझाता भी है उनको कि दवाइयाँ लेना कितना ज़रूरी है, वो यहाँ पर जाएगा, घर पे जाएगा, पड़ोसी ने कह दिया, अरे डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी है, बस अब तो आप ज़िंदगी भर अब दवाई ही खाते रह जाओगे। अब वो उसके दिमाग में ऐसा घुस गया कि उसने दवाई अगले दिन से बंद कर दी। फिर उसे कहता है कि तुम ये खा लो, तुम वो खा लो, तुम जामुन खा लो, तुम इस पेड़ की बाग को पानी में डुबो कर खा लो, तुम लौकी का जूस पियो, ये करो। वो करते करते महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। फिर एक दिन वही मरीज यहाँ पर, डॉक्टर साहब हमारी तो किडनी फेल हो गई, अब कुछ करिए। तो वही मैं उनसे कहता हूँ, जिन आदमियों ने आपको कहा था कि आप अभी दवाई मत स्टार्ट करिए, आप इन नुस्खों पर चलिए, ज़रा उनको बुलाकर लाइए। मैं कहूँगा वो अपनी किडनी दें आपको, जिससे कि आपकी किडनी ठीक हो जाए। पतली गली से सारे उनके दोस्त निकल जाएंगे सारे। और ये सही बात है, मैंने अपने अपने ओपीडी में मैंने कईयों को बुलाया जिन्होंने उनको ये सलाह दी थी, और मैंने कहा इधर आओ, तुमको अपनी किडनी देनी पड़ेगी इसको बचने के लिए। वो भाग गया पतली गली से। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि इतना होने के बावजूद भी अगर आप जो साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है, ये जो आप मैसेज पढ़ते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, अगर उनके पीछे कोई साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है तो उसको क्यों फॉलो करते हैं? आपका डॉक्टर बेवकूफ़ तो नहीं है, वो आपको गलत दवाई तो नहीं देगा। इतने साल के एक्सपीरियंस को आप 2 मिनट के अंदर चुटकी बजाकर गूगल देखकर करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो आपने उस डॉक्टर की रिस्पेक्ट क्या करी? तो ये अंधविश्वास जो आजकल के ज़माने में लोगों में है, इसको दूर करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। हम चाहे कितने भी एडवांसमेंट हो चुके हैं, कितनी भी मीडिया इतना जागरूक हो गया है, सब कुछ हो गया है, फिर भी मैं आजकल की दुनिया में अभी भी देखता हूँ कि लोगों के माइंड में कितने भ्रम है, मिसकंसेप्शन है। अगर कोई मरीज आता है, हमको शुगर बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ जी आपको इंसुलिन स्टार्ट करना है, इंसुलिन नहीं स्टार्ट करोगे आपकी किडनी फेल हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी इंजेक्शन नहीं स्टार्ट करूँगा। क्यों? घर पे गया, घर वालों ने कहा आप इंसुलिन स्टार्ट करेंगे, एक बार लग गया तो उम्र भर इंसुलिन लगता रहेगा, आपकी तो ज़िंदगी गई, इंसुलिन तो लास्ट स्टेज है। उनको ये नहीं पता कि इंसुलिन का उस समय का क्या रोल है। अगर आप कुछ समय के लिए इंसुलिन लेकर शुगर को कंट्रोल कर लें तो बाद में इंसुलिन बंद भी हो सकती है। लेकिन ये कहना ये एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो गया हमेशा के लिए हो गया, ये गलत बात है। तो लोग इस बात को नहीं समझते, और इंसुलिन से इतना लोगों में डर है, इतना लोगों को डर पैदा कर दिया गया है कि मैं सोच नहीं सकता। अभी भी लोग जो हैं डर के मारे वो डॉक्टर चेंज कर लेंगे लेकिन इंसुलिन नहीं लगाएंगे। और फिर वही पेशेंट जिसने हमारी बात नहीं मानी, यहाँ तक मैं देखता हूँ चाहे वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद हमारे पास फिर आएगा, डॉक्टर साहब अब बचा लीजिए। तो ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड से दूर करने के लिए हमको ऐसे चैनल्स की ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता पैदा करनी है कि भाई आपकी डॉक्टर जो है आपको सही सलाह देंगे, वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। आपका पड़ोसी डॉक्टर नहीं है, आपका दोस्त डॉक्टर नहीं है, आपके इंस्टाग्राम में जो जो
जो मिलती हैं सारी इंफॉर्मेशन वो फुल प्रूफ नहीं है, साइंटिफिकली बेस्ड नहीं है। उनके पीछे क्या एविडेंस है कि वो सही भी है कि नहीं है। हाँ, कुछ हद तक मैं कहूँगा कि कई चीज़ें हैं जिनका कि रोल है एज ए डाइटरी एडजंक्ट बोलते हैं, कि आप दवाई भी लीजिए, साथ में उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो कि सेफ है। लोग कहते हैं मेथी दाना का लीजिए, वो ठीक है। लोग कहते हैं हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट खाइए, करेला लीजिए, जामुन ठीक है, उसका नुकसान नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कि आप वो लेकर बाकी सब दवाइयाँ छोड़ दें। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है जिसमें कई तरह के आप ये फ्रूट्स या उनका जूस लेते हैं, कई तरह के पेड़ की बाग्स होते हैं जिनका आप पानी उसका पीते हैं, लेकिन अपनी दवाइयाँ मत छोड़िए, उनका इस्तेमाल करिए। थोड़ा बहुत अगर हेल्प करना होगा तो शुरू के पीरियड में वो हेल्प करेंगे, लेकिन आखिरकार आपको दवाइयाँ ही कामयाब सिद्ध होंगी और आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने कि किसी भी सही चीज को करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते। शॉर्टकट अपनाएंगे तो मुंह के बल खाएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज हमारी ऑडियंस को बिल्कुल समझनी बहुत जरूरी है कि किसी की भी बातें सुन के ऐसे अपने आप को इस हाल में ना लाए कि एंड में बहुत ही मुश्किल हो जाए चीजें आपके लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो डायबिटीज के बारे में हमने बात की कि कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए सही समय पर किस तरीके से ट्रीटमेंट का अप्रोच होना चाहिए, ये बताइए डॉक्टर। अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, पेशेंट को भी कहता हूँ कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे व्यतीत करते हैं, उससे आप अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है आपकी लाइफ के अंदर। वो हर एक को मैं ये कहता हूँ कि आप याद रखिए ABCDE, ये 5 पिलर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ए का मतलब होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, कंट्रोल करने के लिए उसका एक मापदंड होता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c। आप एच HbA1c को हमेशा 7 के नीचे रखिए, जिसको हम बोलते हैं 7%। हर 3 महीने में ये टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि 3 महीने का एवरेज बताता है। और अगर आप 7 के नीचे रखेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा होंगे। बी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। अगर आपको शुगर हुआ है तो ये मानकर चलिए कुछ समय बाद आपको ब्लड प्रेशर होना ही है। ये दोनों आपस में कज़न है, या हम बोलते हैं डेडली कजन्स, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो अपना ब्लड प्रेशर 140/90, ऊपर वाला 140, नीचे वाला 90 के नीचे रखिए। और अगर डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो प्रेशर उससे भी नीचे रखेंगे तो आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं। सी का मतलब होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल, हिंदी में फैट बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है कई तरह के होते हैं, उसमें एक जो सबसे खतरनाक यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम बोलते हैं LDL, हमेशा याद रखिए LDL। और अक्सर लोग अपना कोलेस्ट्रॉल का चेक नहीं कराते हैं। मैं तो हर एक को कहता हूँ कि एटलीस्ट साल में 1 बार या साल में 2 बार अपना कोलेस्ट्रॉल का चेक कराइए। और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, आपको इसको लेस देन 90 रखना है। अगर आपने इसको लेस देन 90 रखा तो समझ लीजिए कि आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। वो अगर आपकी डायबिटीज़ हो गई है और कंट्रोल में नहीं है तो इसको जितना लो रखेंगे उतना आप बचेंगे हार्ट डिजीज से। यहाँ तक कि कई पेशेंट को मैं कहता हूँ अपना जो बैड कोलेस्ट्रॉल है 70 के नीचे रखिए, 50 के नीचे रखिए। जितना कम रखेंगे उतनी आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी। फिर आ गया D, बहुत बड़ा D है, डाइट। डाइट में एक लाइफस्टाइल डिजीज होने के कारण डाइट का बहुत बड़ा रोल है। लोगों के मन में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, डॉक्टर साहब हमको तो डायबिटीज़ होगी, हमको तो खाने को कोई देगा ही नहीं कुछ। ये सुनिए आज बात बड़ी गौर से। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं कि आपका जीवन जो है एकदम नीरस हो गया, आप कुछ नहीं खा सकते। आजकल जो हम लोगों को बताते हैं कि डायबिटीज़ होने के बावजूद भी आप सब चीज़ें खा सकते हैं
एक्सेप्ट का मतलब इन चीज़ों के अलावा। वो चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि जिनका कि बहुत बड़ा आप सोचे कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। डायरेक्ट शुगर, जैसे शुगर हो गया, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जितनी भी हैं, चॉकलेट्स, इनको अगर अवॉइड करेंगे तो आप बाकी जितनी भी चीज़ें सब खा सकते हैं। आप राइस ले सकते हैं, आप चपाती ले सकते हैं, आप सारी वेजिटेबल ले सकते हैं, आप हर किस्म के फ्रूट ले सकते हैं। ये भी एक नया कंसेप्ट है। लोग आते हैं, डॉक्टर साहब हम तो आम नहीं खा सकते, हम तो केला नहीं खा सकते, हम तो अंगूर नहीं खा सकते। ये भी एक प्रकार का मिसकंसेप्शन है। हमको देखना है कि आपको फ्रूट से कितनी कैलोरीज आ रही हैं। अगर मैं कहता हूँ कि किसी को एक फ्रूट की सर्विंग में 150 से 250 ग्राम फ्रूट होना चाहिए, उसमें चाहे वो एक सेब हो या आधा केला हो या 10-12 दाने अंगूर के हों या जो पोमीग्रेनेट है उसका हाफ हो, मैंगो हो हाफ, तो मतलब कोई चीज़ मना नहीं है, उसकी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। और एक सर्विंग दिन में एक ही बार लेनी है फ्रूट की। तो ये कहना कि हाँ हमको डायबिटीज़ हो गई, हमारा ज़िंदगी एकदम नीरस हो गई, ऐसा नहीं है। डी हो गया डाइट, ये मैंने जो मिसकंसेप्शन लोगों के रिमूव कर दिए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, कहने का मतलब है एक ही बार में आप ज़्यादा मत खाइए। हमारे हिंदुस्तान में लोग क्या करते हैं, भाग रहे हैं ऑफिस, चलो जी मुंह में ढक 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 करके ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच भी जल्दी जल्दी कर लिया, और आके जब आते हैं तो डिनर खूब सारा खा के और तुरंत सो जाते हैं। और इसको हम बोलते हैं कि आपने डिनर किया, उधर बेड है, उधर जाकर सो गए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, थोड़ा थोड़ा खाइए। उसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। फाइबर किस में है? फ्रूट्स में है, ग्रीन वेजिटेबल्स में है, सैलड्स में है, स्प्राउट्स में है, अच्छी मिलेट्स में है, वो लीजिए। मोदी जी तो आजकल बहुत मिलेट का प्रचार कर रहे हैं, और हम डायबिटीज़ को कहते हैं कि ग्लूटेन जो रोटी में होता है उसको ना खाकर मिलेट लीजिए, आपकी डायबिटीज़ वैसे भी कंट्रोल हो जाएगी। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, हाई फाइबर इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हम कहते हैं कोई बहुत बड़ा हमको जिम नहीं चाहिए, हमको कोई सोफिस्टिकेटेड ये इक्विपमेंट नहीं चाहिए, हमको ट्रेडमिल नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग अगर आप कर सकते हैं 45 मिनट्स टू 1 आवर एवरी डे, वो आपके लिए एक्सरसाइज एनफ है। इसके अलावा मैं कहता हूँ लोगों को कुछ ऐसी हॉबीज़ है जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपकी हॉबीज़ भी हो जाएगी। साइकिलिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, एनीथिंग, आपकी हॉबी भी होगी, आपकी एक्सरसाइज भी होगी। तो ये जो ABCDE है, अगर आप इन सब का ध्यान रखेंगे तो मैं कहूँगा कि आप डायबिटीज़ से उत्पन्न होने वाली सारी जटिलताओं को, यानी कि कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो बात वहीं पे आ जाती है कि अपने बेसिक्स ठीक रखिए, काफी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। ABCDE पर ध्यान रखिए और डायबिटीज काफी आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, नई नई मेडिकेशंस आ रही हैं, नई नई तरीके आ रहे हैं डायबिटीज को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल कौन सी नई मेडिकेशंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने जो भी हमारे दर्शक हैं यहाँ पर सारे, कि ये जो शुगर डायबिटीज़ जो है एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। कहने का मतलब ये है कि हर साल कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आते रहेंगे। उसी के हिसाब से मेडिकल साइंस की रिसर्च भी चलती रहती है। तो पिछले 10 सालों में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है कि डायबिटीज़ की दवाइयों में इतना उतार चढ़ाव देखा है कि ऐसी ऐसी दवाइयों की खोज हो रही है कि जहाँ पर वो ये देखते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे जड़ से ख़त्म कर सकें। लेकिन अभी तक वो खोज संभव नहीं हो पा रही है। लेकिन नई दवाइयाँ ऐसे आई हैं कुछ हद तक, जो डायबिटीज़ से पैदा होती है कॉम्प्लिकेशन, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, और शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उसमें बहुत ही कामयाब सिद्ध हुई। कुछ आविष्कार जो आजकल की दुनिया में हुए हैं डायबिटीज़ को लेकर, उसमें कई नई क्लासेस और ड्रग्स का इन्वेंशन हुआ है। सबसे पहले हमने देखा कि ग्लिप्टिन्स आया मार्केट में,
जैसे कि सीटाग्लिप्टिन आया, विल्डाग्लिप्टिन आया, लीनाग्लिप्टिन आया। उसके बाद एक को क्लास ऑफ ड्रग है SGLT2 इनहिबिटर। ये जो दवाइयाँ थी ये पिछली दवाइयों के मुकाबले में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। क्यों? इनमें कई किस्म के SGLT2 आए, एम्पाग्लूफ्लोजिन, डापाग्लूफ्लोजिन, कैनाग्लूफ्लोजिन। और ये देखा गया एम्पाग्लूफ्लोजिन के जो फायदे देखे गए डिफरेंट शोध में कि शुगर के अलावा ये दवाई आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है और किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है। तो इन दवाइयों की रिसर्च से जो जितने भी इतने लाखों करोड़ों लोग जो डायबिटीज़ के से पीड़ित हैं, उनको डायबिटीज़ से उत्पन्न होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है इन दवाइयों का इस्तेमाल करके। उसके बाद अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स आए जिसको हम बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। उसमें कई तरह के आए जो कि ग्लिप्टिन से थोड़ा सुपीरियर थे, क्योंकि वो जो थे वेट लॉस भी करते थे, हार्ट को प्रोटेक्ट भी करते थे और किडनी को प्रोटेक्ट भी करते थे, जो कि ग्लिप्टिन्स नहीं करते थे। फिर SGLT2 के बाद फिर एक और क्लास ऑफ ड्रग्स आई जो कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया में भी उसकी बहुत चर्चा हो रही है, आ गई है, जिसको बोलते हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसमें कई लोगों ने जो चर्चित विषय है, लोगों को आजकल वेट कैसे, मोटापापन कैसे कम किया जाए, तो इस चर्चित विषय में हमारी जो मीडिया है वो तो नॉलेज कॉमन पब्लिक तक पहले ही पहुंचा देती है, डॉक्टरों से पहले। ओज़म्पिक और मंजारो का नाम तो मैं देखता हूँ कि हर एक की ज़ुबान पर है। जो भी मरीज आता है सबसे पहले हमसे कहता है डॉक्टर मेरा वेट कम करने के लिए हमको ये दवाई लिख दीजिए। वहाँ पर मैं उनको वार्न करता हूँ, प्लीज़ जो भी दवाइयाँ नई आई हैं, जो उसके बारे में आप पढ़ते हैं, जो भी आपने सुना है वो ठीक है, लेकिन जब तक कि डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब ना करे, किसी के भी कहने पर सेल्फ मेडिकेट मत करिए। क्योंकि अगर कोई दवाई है, उसका कोई पर्टिकुलर इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट पर करना है, हर कोई आदमी लेगा तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे ये वेट लॉस की नई नई दवाएं आनी शुरू हो गई, लोगों ने जब हिंदुस्तान में नहीं अवेलेबल थी, लोग गल्फ कंट्री जाना शुरू कर दिए, वहाँ से दवाई को लेकर आते तो लेना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एक मरीज ने अपना एक साल में 18 से 20 किलो कम किया, और कम करते करते उसका फैट के साथ उसका मसल मास भी हिला, उसके चेहरे पर रिंकल्स आनी, झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई। आप सोचिए तो बिना मेडिकल सुपरविजन के आप दवाई लेंगे, ये दवाई तो टॉफ़ी तो नहीं है, आपने मैजिक पिल तो नहीं आपने खाई और वेट लॉस हो गया बिना। सबसे बड़ी जो हमारे देश में है कि हमारे यहाँ कोई भी दवाई आपको खरीदनी है बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। आज आप किसी केमिस्ट में जाएंगे, केमिस्ट डॉक्टर नहीं है, वो मरीज जाएगा मुझे बड़ा सिर दर्द हो रहा है, जब मुझे एक दवाई दे दो, वो उसको एक दवाई लेकर दे देगा। अच्छा मुझे शुगर हो गया है, इतना शुगर है, कोई शुगर की दवाई दे दो। अब वो डॉक्टर तो नहीं है, उठाकर दवाई एक दे देगा जो उसको देनी भी है कि नहीं। सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ तो आधे डॉक्टर घर पे ही हैं, आधे डॉक्टर तो केमिस्ट वाले हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को दवाई दे देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी दवाई खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। कई कंट्री में तो पैरासीटामोल नाम की गोली भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। बाकी दवाई को तो छोड़ो, यहाँ पर तो घर पे सब लोग डॉक्टर है, अरे भाई एक पैरासीटामोल ले आओ, ये अल्ट्रासेट ले आओ, यहाँ से कॉम्बीफ्लॉम ले आओ, ये ले आओ। तो ये सब चीज़ें बिना डॉक्टर की सलाह से कभी कभी ये उल्टा सिद्ध हो सकती हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक यंग लड़का था 22 साल का, उसको सीवियर सिर दर्द हुआ, उसको किसी ने कहा कि जाकर ये गोली ले लो, कॉम्बीफ्लैम या वोवेरॉन। उसने एक ही गोली ली, उसका ऐसा रिएक्शन, उसकी किडनी पूरी फेल हो गई। वो यहाँ पर आया, इसको बोलते हैं कि मिसयूज ऑफ ड्रग्स, इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ब्रूफेन हो गई, कॉम्बीफ्लैम हो गई, ये डिक्लोफेनेक, वोवेरॉन हो गई। जब तो डॉक्टर नहीं बताएगा कि इससे रिएक्शन भी हो सकते हैं आपको, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवाई का इस्तेमाल मत करिए। अगर
कोई पड़ोसी आपको दवाई कहता है मुझे डॉक्टर ने ये दवाई दी या तुम भी ये दवाई खा लो, नहीं। हर मरीज के लिए दवाइयाँ हर किस्म की नहीं होती। किसी को कुछ दवाई की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कुछ दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा आज आपसे केवल यही बहुत बड़ा एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, कृपया करके डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई मत लीजिए, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। इसी के साथ डॉक्टर प्लीज अब हम चाहते हैं कि आप एक आखिरी मैसेज डायबिटीज के पेशेंट्स या ऐसे लोग जो अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं कि उनको डायबिटीज ना हो फ्यूचर में, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। सबसे पहले मैं जो मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ को पूरा डिसिप्लिन रखिए। समय पर खाना खाइए, नियमित रूप से खाना खाइए और डॉक्टर की सलाह से वही खाइए जो कि आपको अलाउड है। दैट मीन्स ईट वेल, ईट इन डिसिप्लिन स्टाइल। नंबर 2, व्यायाम, एक्सरसाइज रेगुलर करिए। नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि अपने दवाइयों को आप रेगुलर नियमित रूप से लेते रहिए, उसको बंद मत करिए और अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई का इस्तेमाल मत करिए। और जो उल्टे सीधे जो आपको मैसेज मिलते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पर, उसको फॉलो करने से अच्छा आप अपने डॉक्टर से डायरेक्ट पूछ लें कि ये जो मैसेज हमको मिला है ये सही है कि नहीं। और आखिरकार मैं एक लास्ट सेंटेंस कहूँगा, स्लीप वेल, ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, स्लीप वेल। नींद एक ऐसी चीज़ है जो कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन जिनको डायबिटीज़ भी है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं। गॉड ने हमको कहा है कि एक स्लीप साइकिल है, टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। अगर 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, ईट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज वेल, तो आप डायबिटीज़ से विजय प्राप्त कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। धन्यवाद। Sleep well, eat well, exercise well and do as your doctor tells. So I hope हमारी ऑडियंस आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन डायबिटीज को लेके जाएगी और अपने आप को और स्वस्थ बनाएगी, और यही हम चाहते हैं डायबिटीज डायलॉग के साथ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे इस एपिसोड में आए। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से देखते रहिए हमारे एपिसोड्स, हमारे शो डायबिटीज डायलॉग पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नए एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।